नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। जिंदल स्टील एंड पावर के शेयर के बारे में बात करेंगे, जहां स्टॉक प्राइस 770 रुपए पे ट्रेड कर रहा है और आज के दिन में 8% तक की शेयर में गिरावट है। हालांकि क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट है वो ठीक नहीं आया है, इसके कारण ही ये गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन पिछले एक साल में इस शेयर ने 35% तक का घाटा दिया है और पिछले अगर एक महीने में भी देखे तो जिन्होंने नया एंट्री बनाया होगा उन्हें भी 15% तक का लॉस हो रहा होगा। इस शेयर से रिलेटेड मतलब कि जो स्टील सेक्टर है, स्टील सेक्टर में आ रही जो दिक्कतें हैं, जो कमियां हैं और स्टील सेक्टर को क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है और आगे जाके इसका जो विजन है वो क्या रहने वाला है, इस पे मैंने 2 वीडियोस ऐसा बनाया है जिसके अंदर टेक्निकल सारी डिटेल्स है, जिसके वजह से स्टील सेक्टर को हो रही दिक्कत है। और जो लोग भी स्टील सेक्टर में निवेशित है, चाहे वो टाटा स्टील हो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, जेएसडब्ल्यू स्टील हो, हिंडाल्को जैसा बढ़िया स्टॉक हो, इन सब स्टॉक्स ने इस समय, क्योंकि ये स्टील सेक्टर से बिलोंग करते हैं, इनका जो बिजनेस है स्टील सेक्टर पे ही चलता है, तो उसमें क्या कमियां आ रही हैं इस पे मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाए। डिस्क्रिप्शन में जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं, ताकि इस वीडियो को हम सिर्फ इसके क्वार्टर 3 रिजल्ट और टेक्निकल डिटेल्स पे लेके चले, जिसकी वजह से वीडियो का लेंथ लंबा ना हो। तो दोस्तों, अगर आप वो 2 वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्टील सेक्टर में क्या परेशानियां चल रही हैं। दोस्तों, यहां हम शुरुआत करते हैं इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट के साथ, जिसके वजह से इसका जो शेयर प्राइस है वो गिरने लगा है। अब जिंदल स्टील की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए, टाटा स्टील में सबसे ज्यादा रिटेलर्स का इन्वेस्टमेंट है, मतलब आम आदमी इसमें निवेशित है, जहां पे 24% की हिस्सेदारी रिटेलर इन्वेस्टर्स की है। उसी तरीके से जेएसडब्ल्यू, हिंडाल्को, इन सब में 12 से 14% तक की हिस्सेदारी आती है। तो आज हम जिंदल स्टील एंड पावर के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इस कंपनी में भी रिटेलर निवेशक का 10% का हिस्सा है, जो कि कम नहीं है और जिसको हल्के में नहीं देखा जा सकता। तो हम आज इसके ऊपर एक स्टडी करेंगे। और जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया, इसे मैं आपको बता दूं कि इस बार का जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट है, इसमें जो क्वार्टर 3 में रेवेन्यू आया है वो 11,700 करोड़ का रेवेन्यू है, जो कि पिछले साल से, मतलब हम एक साल पहले के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो वहां रेवेन्यू 11,500 करोड़ था। तो रेवेन्यू यहाँ 3% बढ़ा है, तो ये तो एक अच्छी बात है। लेकिन मार्केट प्राइस गिरा है, वो क्यों? क्योंकि जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट है उसमें जो नेट प्रॉफिट आया है जिंदल स्टील एंड पावर का, वो 50% कम हो गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। पिछले साल 1977 करोड़ का जहां इनका नेट प्रॉफिट था, जो कि काफी शानदार और काफी बढ़िया था, वहीं उसी टाइम पे एक साल पहले इसके जो स्टॉक प्राइसेस है उसने ऑल टाइम हाई को भी टच किया था। लेकिन इस साल, एक साल बाद, जो क्वार्टर 3 का अभी जो नेट प्रॉफिट आया है वो काफी ज्यादा रिड्यूस होके 50% कम होके 957 करोड़ का आया है, जो कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कंपनी के लिए। लेकिन आप यहाँ पे इसका जो प्रॉफिट का चार्ट आप देखेंगे, इसमें आप देखिए कि पिछले साल जब इसका 1977 करोड़ का प्रॉफिट आया था, नेट प्रॉफिट, उसके बाद का जो फोर्थ क्वार्टर था 2023 का, इसके पहले क्वार्टर की बात करें तो वहां 1338 करोड़ का हो गया था। वापस से जो नेट प्रॉफिट था वो बढ़ गया था। तो इस वजह से शेयर प्राइस का ग्राफ पे भी आप देख सकते हैं कि जो जून के आसपास का इनका जो नेट प्रॉफिट आया वहां ग्राफ ऊपर गया था, अर्निंग्स अच्छी आई थी इस वजह से। लेकिन उसके बाद ही क्वार्टर 2 जो कि सितंबर में रिलीज होता है, वहां आप देख सकते हैं 860 करोड़ हो गया। वापस से इनका जो नेट प्रॉफिट है गिर गया, और यही वो समय है जहां पे सारी स्टील कंपनियों का जो नेट प्रॉफिट है वो गिरने लगा था, रेवेन्यूज कम हो गए थे, क्योंकि स्टील डिमांड और स्टील में होने वाली जो दिक्कतें हैं, जो कि आपको उस वीडियो में पूरी डिटेलिंग के साथ पता चल जाएगी, तो उस वजह से सारी ही कंपनियों का नेट प्रॉफिट गिरा। ऐसा नहीं है कि जिंदल स्टील का ही गिरा, जेएसडब्ल्यू या टाटा स्टील, सभी कंपनियों का नेट प्रॉफिट गिरा। और उसके बाद हम क्वार्टर 2 के बाद, अब जब हम क्वार्टर 3 की बात कर रहे हैं, तो यहां पे नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज आप देखेंगे तो वहां सुधरा है। 860 करोड़ का नेट प्रॉफिट जो क्वार्टर 2 में हुआ था, उसके बिहाफ पे जो क्वार्टर 3 का नेट प्रॉफिट है वो 951 करोड़ हुआ है, जो कि काफी बेहतर है। अब आने वाले क्वार्टर में ये चीजें सुधर सकती हैं कि नहीं, देखिए वैसे भी जो यूनियन बजट है इसमें स्टील सेक्टर को लेके काफी ज्यादा अच्छी घोषणाएं हो सकती हैं, क्योंकि इस समय जो स्टील कंपनियों का यूनियन है, या तो आप यूनियन कह सकते हैं या स्टील कंपनियों के जो टॉप मैनेजमेंट्स हैं उनका जो गवर्नमेंट के साथ एक तरह से कोलैबोरेशन चल रहा है इस बात पे कि जो स्टील सेक्टर को इंपैक्ट करने वाला चीप स्टील है और जो स्टील इंपोर्ट फ्रॉम चाइना है वो काफी ज्यादा इसको इंपैक्ट कर रहा है, इसके स्टील प्राइसेस को इंपैक्ट कर रहा है। रेवेन्यू वहीं रहते हुए भी नेट प्रॉफिट कम आ रहा है, इसका मतलब यही है कि मार्जिन्स में दिक्कत हो रहा है। कंपनी अपने जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस है आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केट में सेल करने के बाद जो उनका प्रॉफिट बचता है वो प्रॉफिट कम हो रहा है। इसका मतलब यही है कि कंपटीशन को फेस करने के चक्कर में स्टील कंपनियां सारा जो प्रोडक्शन है, खास करके इनका जो प्रोडक्शन है 1.9 मिलियन मेट्रिक टन, उससे बढ़ा करके 1.99 मिलियन मेट्रिक टन कर दिया है, जो कि 2.5% ज्यादा है। मतलब जो प्रोडक्शन है वो भी ज्यादा हो रहा है,
जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ करके आ रहा है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है वहां पे दबाव देखने को मिल रहा है। इसका यही कारण है कि मार्केट में जो डिमांड है वो पूरी अच्छी तरीके से है, डिमांड बहुत है मार्केट में, और सप्लाई चेन में भी दिक्कत नहीं है। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू और जिंदल स्टील जैसी कंपनियां हैं जो कि मार्केट के डिमांड को फुलफिल करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन मार्केट के डिमांड का 40 to 45% से ज्यादा का स्टील अगर चाइना से इंपोर्ट करके आएगा, और जो छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो एसएमई सेक्टर के हैं, वो लोग इंपोर्ट ज्यादा चाइना के स्टील को करेंगे, हमारे जो देश का स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है उनसे नहीं लेंगे। स्टील मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनियां हैं अगर उनसे नहीं लेंगे, बिकॉज ऑफ जो कॉस्ट है वो कटिंग हो जाती है, उन्हें चाइनीज स्टील ज्यादा सस्ता पड़ता है। तो इस कारण से जो बड़े कंपनियां हैं इनके ऊपर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। अब यहाँ पे हम चीजें समझते हैं कि जिंदल स्टील एंड पावर में आगे आने वाले समय में क्या ऐसी पोटेंशियलिटी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि टाटा स्टील का जो शेयर प्राइस है आज 134 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, जो कि 3.5% तक का एक अच्छा खासा मार्जिन हिट किया है। 3.5% का शेयर में जंप दिखाना, वो भी जो बजट है उससे एक दिन पहले, यही दिखा रहा है कि बजट में काफी सारे अच्छे अच्छे अनाउंसमेंट्स स्टील सेक्टर के लिए हो सकते हैं। और टाटा स्टील का भी जो रिजल्ट है वो इस बार इसी तरीके से सही नहीं आया। उसका भी जो नेट प्रॉफिट है काफी ज्यादा घट करके आया है, बाकी अदर स्टील कंपनियों को भी आया है। लेकिन उसके बाद भी जो टाटा स्टील का जो शेयर प्राइस है वो 130 128 के नीचे जाने का नाम नहीं लेता। वो एक ऐसे ही वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है जहां ये स्टॉक काफी वैल्यूएबल डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। वही हाल जिंदल स्टील एंड पावर के साथ है। इस समय आप जिंदल स्टील एंड पावर का पी रेशियो देखेंगे तो पी कंपेयर टू इंडस्ट्रियल पी, मतलब इंडस्ट्री का पी 24 का चल रहा है, जहां जिंदल स्टील एंड पावर का 16 का चल रहा है। इसका मतलब ये जो स्टॉक है वो अब अट्रैक्टेड हो चुका है, एज अ वैल्यूएशन के हिसाब से काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बन रहा है। यहाँ पे ग्लोबल सिनेरियो को भी ये देखें तो जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट में पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हुआ है और बिजनेस स्टैंडर्ड चेंज हुए हैं, क्योंकि पॉलिटिकल सिनेरियो इस तरीके से कि ट्रम्प, जब दुनिया का सबसे जो डेवलप्ड कंट्री है अमेरिका, अगर वो कह रहा है कि स्टील प्रोडक्शन हमारा कंट्री सबसे ज्यादा करेगा, ने जो स्टील का इंपोर्ट है वो चाइना से रुकवाने के लिए अपने देश का जो स्टील प्रोडक्शन है उसे बढ़ाने का बात किया है। लेकिन उन्होंने डायरेक्ट चाइना का नाम ना लेके एशियाई कंट्री का है। अब एशिया कंट्री में चाइना भी आता है, रशिया भी आता है और हम इंडियंस भी आते हैं। तो चाइना और रशिया का जो स्टील है उसे अमेरिका में इंपोर्ट नहीं होने देना, और इंपोर्ट पे जो इंपोर्ट ड्यूटीज होती है उसे टैरिफ्स कहते हैं, टैरिफ्स को हाइक करना या 100% टैरिफ लगा देना, ये इन दो कंट्रियों के लिए वो करना चाहते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि एशिया कंट्री बोलने की वजह से इंडियन कंट्री पे भी इसका इंपैक्ट आएगा, और इंडियंस का जो गुड्स है उस पे भी ये टैरिफ अप्लाई होने के जो चांसेस है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसके वजह से जो शेयर प्राइस है वो डिक्लाइन हो रहा है। कमोडिटी मार्केट में इस समय स्टील की जो डिमांड है वो काफी ज्यादा हाई है, लेकिन स्टील की जो प्राइस एप्रिसिएशन है वो नहीं हो पा रही। आने वाले समय में अगर गवर्नमेंट इसमें कोई इनिशिएट कदम नहीं उठाती है और जो स्टील के प्राइसेस है वो अगर फ्लक्चुएट होते रहते हैं, और चाइना से अगर इंपोर्ट किया हुआ स्टील वापस से इंडिया में फिर से आता है, जो कि अभी भी कंटिन्यू मार्केटिंग हो रही है इसकी, तो यहाँ पे आने वाले समय में स्टील सेक्टर काफी ज्यादा फेस करेगा प्रॉब्लम। लेकिन इंडिया के बढ़ते हुए इकोनॉमी और ग्रोथ स्ट्रक्चर को देखते हुए और जो स्टील की डिमांड है, इसके वजह से ये लग रहा है कि स्टील सेक्टर, जैसे सीमेंट सेक्टर ग्रो कर रहा है, पावर सेक्टर ग्रो कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए जितने भी सेक्टर्स हैं वो काफी ज्यादा ग्रो करेंगे। रेलवे का जो इतना बढ़िया से कैपेक्स बढ़ाया जा रहा है, इकोनॉमिकली इसके अंदर रिफाइनरिंग हो रही है, इसमें जो स्टील की डिमांड है वो काफी ज्यादा है। आने वाले 5 साल में स्टील का डिमांड इंडिया में होने वाला है। तो इन चीजों को देखते हुए स्टील के अंदर पोटेंशियल तो काफी ज्यादा है, बस इसके पीछे जो पॉलिटिकली जो प्रॉब्लम चल रही है और ग्लोबल पॉलिटिक्स जो चल रहा है उसे अगर साइड किया जाए। तो दोस्तों ये तो था जिंदल स्टील एंड पावर के Q3 का रिजल्ट और इसके स्टॉक के बारे में एक टेक्निकल एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।